हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो दोस्तों, जैसा कि चैप्टर का नाम है, हम यूरोप में समाजवाद किस तरह से उभरा और रूस में किस तरह से क्रांति हुई, क्यों हुई, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर में हम बहुत सी चीज़ें जानने वाले हैं जो कि हमारे जीवन के लिए और साथ में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि मार्क्सिज्म क्या होता है, लिबरलिज्म क्या होता है, सोशलिज्म क्या होता है, इन सभी विचारधाराओं को भी हम यहाँ पर जानेंगे और रूस में किस तरह से क्रांति हुई उसको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारे सभी वीडियोस में हमने पूरे के पूरे चैप्टर को रीड किया है और साथ में इसके जो हार्ड वर्ड्स होते हैं उसको भी समझते हुए चला है। ठीक है, और चैप्टर खत्म होने तक हम इस लेवल पे होते हैं कि हम पूरे के पूरे चैप्टर को एक स्टोरी की तरह समझ सके, एक कहानी की तरह समझ सके और किसी और को भी बता सके बड़ी आसानी से। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो फटाफट से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, जिसका नाम है सामाजिक परिवर्तनों का युग। तो दोस्तों, ये जो समय था, जिस समय रूसी क्रांति हो रही थी, उससे पहले का समय, यहाँ पर सामाजिक परिवर्तनों का युग था। तो किस तरह से सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे वो इस पैराग्राफ में दिया गया है इंट्रोडक्शन के रूप में। ठीक है, तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, पिछले अध्याय में आपने फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रपात कर दिया था। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, 18वीं सदी से पहले फ्रांस का समाज मोटे तौर पर एस्टेट्स और श्रेणियों में बटा हुआ था। समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीनों और चर्च का नियंत्रण था। लेकिन क्रांति के बाद इस संरचना को बदलना संभव दिखाई देने लगा और यूरोप और एशिया सहित दुनिया भर के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ गई। भारत में भी राजा राममोहन रॉय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया और बहुत सारे लोगों ने क्रांति के पश्चात यूरोप की स्थितियों के बारे में चल रही बहसों में कूद पड़े। आगे चलकर उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इन विचारों को एक नया रूप प्रदान किया और यूरोप में भी सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी। तो दोस्तों, इतना जो पैराग्राफ हमने पढ़ा, इसमें क्या कहा जा रहा है कि ये जो समय था, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो यूरोप का समय था, इसमें सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे। फ्रांसीसी क्रांति में जो समानता, भाईचारा और स्वतंत्रता के आदर्श रखे गए थे, ठीक है, जिन मूल्यों के लिए क्रांति की गई थी, ये मूल्य पूरे के पूरे यूरोप में फैलते जा रहे थे तेजी से। इन मुद्दों पर बहसें होती थी, गोष्ठियों पर जहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे, इस जगहों पर बहसें हुआ करती थी। ठीक है, और लोग जागरूक हो रहे थे। ठीक है, और भारत में भी इसका इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि हम देखते हैं राजा राममोहन रॉय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया है। ठीक है, और बहुत सारे दुनिया भर के हिस्सों में इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, कि इन मूल्यों पर बहसें हो रही है, चर्चाएं हो रही है। ठीक है, इस तरह की चीजें हम देखते हैं। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तो तैयार थे, लेकिन वे चाहते थे कि यह बदलाव धीरे धीरे हो। तो कौन से बदलाव, यहाँ पे किस तरह के बदलाव की बात की जा रही है? ठीक है, तो दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति जब हुआ था, उस समय लगभग बहुत सारे देशों में, लगभग सभी देशों में, यूरोप के लगभग सभी देशों में राजतंत्र चलता था। ठीक है, इंग्लैंड थोड़ा सा लोकतंत्र के राह पर चल पड़ा था, लेकिन वहां अभी तक राजतंत्र ही चल रहा है। ठीक है, मोनार्की ही चल रही है। तो दोस्तों, पूरा का पूरा जो यूरोप था, राजतंत्र था उसमें, और यहाँ पर इस तरह का सिस्टम था कि असमानताएं व्याप्त थी।
ठीक है। तो इनको बदलना चाह रहे थे जो समाजवादी थे, उदारवादी थे, मार्क्सवादी थे, ठीक है, ये लोग बदलना चाहते थे। तो ये मार्क्सवादी, समाजवादी, ये लोग कौन थे, इनको हम देखेंगे, ठीक है। बदलाव कैसा होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, ये रेडिकल चाहते थे, ठीक है। धीरे धीरे होना चाहिए, ये उदारवादी चाहते थे। और बदलाव के पक्ष में जो लोग नहीं थे उनको रूढ़िवादी कहा गया, कंजर्वेटिव्स कहा गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। एक खेमा मानता था कि समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी है। कुछ रूढ़िवादी थे तो कुछ उदारवादी या कुछ आमूल परिवर्तनवादी यानी कि रेडिकल भी थे। उस समय के संदर्भ में इन शब्दों का क्या मतलब था, राजनीति की इन धाराओं में क्या फर्क थे और कौन कौन सी बातें थी जो समान थी। यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन शब्दों का अर्थ हर काल और परिवेश में एक नहीं होता है। मतलब इनका जो मतलब है ना वो समय के साथ चेंज होते जाता है, ठीक है। इस अध्याय में हम 19वीं शताब्दी की कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला। इसके बाद हम एक ऐतिहासिक घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिसमें समाज के रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया गया। रूस में हुई क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों के रूप में विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन गया, ठीक है। इस तरह की चीजें हुई। दोस्तों सबसे पहले हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, टॉपिक 1.1, और इसमें लिखा है उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। तो हम इस टॉपिक में ये जानेंगे कि ये उदारवादी क्या है, ठीक है, उसके बाद ये रेडिकल क्या है और रूढ़िवादी कौन लोग थे, ठीक है। तो इन सभी चीजों को हम जानने वाले हैं। यहाँ लिखा है दोस्तों, समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था। मतलब समाज परिवर्तन बहुत लोग चाहते थे लेकिन उनमें से एक समूह किसका था, उदारवादियों का था। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले, ठीक है। उदारवादी कैसा राष्ट्र चाहते थे, सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। शायद आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में प्रायः किसी एक धर्म को ही ज्यादा महत्व दिया जाता था, ठीक है। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे और वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी एक या फिर किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए, ठीक है। तो यहाँ बहुत लंबा हो गया लेकिन यहाँ क्या लिखा है वो देखिए। ये भी चाहता था कि जो सरकार है, ठीक है, जो निर्वाचित सरकार होना चाहिए, मतलब चुना हुआ सरकार होना चाहिए, और वो जो शासक है वो अफसरों के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए और न्यायपालिका के द्वारा, ठीक है, कानूनों का ज्ञान होना चाहिए उसको और न्यायपालिका के द्वारा बढ़िया से अच्छे से शासन कार्य चलाए, ठीक है। इस तरह का शासक होना चाहिए। पर यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था, ठीक है। ये लोग लोकतंत्र नहीं चाहते थे, इन्हें राजतंत्र में ही सुधार करने की जरूरत महसूस होती थी, ठीक है। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट देने के अधिकार के पक्ष में नहीं थे। इनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये उदारवादियों की विचारधारा थी उस समय, ठीक है। उस समय के रसिया में, मतलब रूस जो है उसमें 20th सेंचुरी ने फ्रांसीसी क्रांति के बाद का जो समय है उसमें इस तरह की विचारधारा चल रही है 19th सेंचुरी में, ठीक है। इसके विपरीत रेडिकल समूहों के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। रेडिकल समूह क्या चाहते थे कि जो देश का बहुमत जिस सरकार को बनाने में है वैसा सरकार यहाँ पर बने, और इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे।
उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। इनका मानना था कि किसी भी तरह का विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए उद्योगपतियों को, बड़े बड़े पूंजीपतियों को, ठीक है, इन सब के खिलाफ थे। बड़े बड़े जमींदारों के पास भी विशेषाधिकार हैं, उनके पास भी विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह के विचारधारा के लोग थे रेडिकल। ये निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास ही संपत्ति का संकेंद्रण हो, इसका विरोध जरूर करते थे। रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था, मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे थे। पुराने समय में यानी 18th सेंचुरी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे, लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे भी मानने लगे थे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया है, ठीक है। जो रूढ़िवादी लोग थे, आपने देखा कि उदारवादी जो हैं परिवर्तन तो चाहते हैं, लेकिन राजतंत्र को हटाने के समर्थक नहीं है। राजतंत्र होना चाहिए, उसी में सुधार होना चाहिए। इस तरह के विचार के लोग कौन है? उदारवादी। यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले हमने उदारवादियों की ही बात की, ठीक है, उदारवादी। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर जो रेडिकल थे, यहाँ पे रेडिकल समूहों की बात हमने की, तो ये लोग क्या कहते हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि बहुमत का समर्थन जिसको हो वो सरकार बने। महिला मताधिकार आंदोलन के भी ये लोग क्या है? समर्थक है। और उसके बाद क्या है? उद्योगपतियों, बड़े जमींदारों, इनके पास जो विशेष अधिकार है उनके खिलाफ हैं, ठीक है। इस तरह की चीजें हैं। और क्या है? ये लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि निजी संपत्ति, देखिए ये लोग नहीं चाहते कि कुछ लोगों के पास ही संपत्ति का संकेंद्रण हो, ठीक है। ये लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लोग निजी संपत्ति के भी विरोधी हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये लोग निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो रूढ़िवादी तबका क्या चाह रहा है, ठीक है। रूढ़िवादी तबका जो है रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था, मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे थे, ठीक है। अब पुराने समय में यानी 18th सेंचुरी में, ठीक है, 18th सेंचुरी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे, लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे भी मानने लगे थे कि परिवर्तन जो है वो आवश्यक हो गया है, बदलाव जरूरी है। परंतु वह चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह ठुकराया नहीं जाना चाहिए और बदलाव की प्रक्रिया जो है वो धीरे धीरे होनी चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफी टकराव हुए। 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कायांतरण की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया कि कितना परिवर्तन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सभी स्पष्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम जो टॉपिक पढ़ते हैं वो कौन सा टॉपिक है? चलिए हम कलर चेंज कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। वो टॉपिक है औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन, ठीक है। हमको जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो कौन सा टॉपिक है? वो है औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। इसमें हम देखेंगे कि औद्योगिक समाज में जो है सामाजिक परिवर्तन किस तरह से हो रहा था। तो ये राजनीतिक रुझान एक नए युग का द्योतक थे। यह दौर गहन सामाजिक और आर्थिक बदलावों का था। यह ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का काफी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी, ठीक है। औद्योगिक क्रांति यहाँ पे संपन्न हो चुकी है, रेलवे का विस्तार हो चुका है, ऐसा दौर है। अब ऐसे दौर में किस तरह से यूरोप में इस तरह की विचारधाराओं का प्रसार हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इतना मैंने पढ़ा दिया, हमने यूरोप नहीं देखा कि यूरोप कहाँ पे, तो थोड़ा सा हम यूरोप को देख लेते हैं। तो यहाँ हम आ गए इसमें, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो है ये वाला इलाका, ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो इलाका है ये यूरोप का इलाका है,
ठीक है। तो दोस्तों यही जो यूरोप हमने देखा वहां पे औद्योगिकरण हो रहा था। और यहाँ देखिए क्या लिखा है, हम यहाँ ले लेते हैं इसको। औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया था। काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी होती थी और मजदूरी बहुत कम थी। बेरोजगारी आम समस्या थी और औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ गई थी। ठीक है, इस तरह की चीजें हो रही थी। और देखिए, जब औद्योगिक वस्तुओं की कीमतें ऊपर चल जाती थी और औद्योगिक वस्तुओं की मांगे कम हो जाती थी तो बेरोजगारी और बढ़ जाती थी, क्योंकि उद्योग भी उस समय मतलब उसमें जब तक डिमांड होगा तभी तो काम होगा। जब डिमांड ही कम हो जाएगा तो काम भी नहीं होगा, वहां जितने वर्कर्स हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह की चीजें थी। शहर तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे और बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफी संपत्ति थी और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसाय के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी और इसलिए वह चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हों और नागरिक पढ़े लिखे हों तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ उठाया जा सकता है। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे और व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि यदि हरेक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए, तो समाज तरक्की कर सकता है। इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष और उदारवादी और रेडिकल समूहों व पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए। ठीक है, तो इस तरह की चीजें भी हुई। मतलब उस समय के यूरोप को देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, रेलवे का निर्माण हो चुका है, अब बहुत सारे उद्योग बन चुके हैं। तो गांव में जो लोग थे जिनको काम की आवश्यकता थी, वे जो लोग बेरोजगार थे, काम की खोज में इधर उधर भटक रहे थे, तो वे शहरों में चले आते हैं, उन उद्योगों में वर्कर्स के रूप में रहने लगते हैं, मजदूर के रूप में काम करते हैं। ठीक है, लेकिन जब क्या होता है कि डिमांड कम हो जाती है उद्योगों की कभी कभी, तो फिर जो फैक्ट्री है उसमें काम खत्म हो जाता है, तो ये लोग फिर बेरोजगार हो जाते हैं और फिर से इनको जीवन का संकट उत्पन्न हो जाता है। इस तरह की चीजें हमेशा वहां पे चलते रहती है। ठीक है, लेकिन फैक्ट्री मालिक क्या सोच रहे हैं यहाँ पर कि ये जो व्यवस्था है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रहा है इस दौर में, अगर मजदूर थोड़े शिक्षित हों, जिनको मशीन वशीन चलाना आता हो, ठीक है, और इनका स्वास्थ्य बढ़िया हो, तो फिर इनसे बहुत बढ़िया काम लिया जा सकता है और हम बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी, उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे और फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्ता पलट का प्रयास करने लगे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिसेप्पे मेज़नी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी। भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उनकी रचनाओं को पढ़ते थे। तो हमने इन सभी चीजों को जाना, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रहा था उस समय क्या परिस्थिति थी उसके बारे में जाना। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे जिसका नाम है यूरोप में समाजवाद का आना। अब इस तरह की चीजें थी, हमने तो बैकग्राउंड देखा, अब यूरोप में समाजवाद आता किस तरह से है, ठीक है, फैलता किस तरह से है, उसकी उत्पत्ति किस तरह से होती है, वो यहाँ पर देखिए। समाजवाद के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद ही थी। ठीक है, समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा कौन थी? समाजवाद थी। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद का एक जाना पहचाना विचार था।
उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। वे ऐसा क्यों मानते थे? उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रहता है। वह उनके बारे में नहीं सोचता और उसकी संपत्ति को उत्पादनशील जो उनकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। जिसके पास संपत्ति है, बहुत ज्यादा है, और उसके पास संपत्ति बहुत ज्यादा इसलिए है क्योंकि मजदूर उसके लिए काम कर रहे हैं, और उन मजदूरों के लिए ही वो जिनके पास संपत्ति है वो नहीं सोचता। ठीक है, यही समस्याओं की सबसे बड़ी जड़ है, ये समाजवादी कहते हैं। ठीक है, और जो निजी संपत्ति है उसका विरोध करते हैं कि नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है। समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है? समाजवादी समाज का आधार क्या होगा? ठीक है, तो समाजवादियों के पास भविष्य के लिए बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी, सबसे अलग दृष्टि रखते थे भविष्य के लिए। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन ने इंडियाना में यानी अमेरिका में जो इंग्लैंड के उद्योगपति थे रॉबर्ट ओवेन, वो 1771 to 1858 तक अमेरिका में समन्वय यानी न्यू हार्मोनी के नाम से एक नए समुदाय की रचना करने का प्रयास करते हैं। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लॉन्क, ठीक है, ये चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यम को बढ़ावा दे। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीजें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। अब इसी समय एक व्यक्ति जो है कार्ल मार्क्स, ठीक है, इनका समय काल है 1888 से 1882, इस समय में ये ज्यादा प्रभावी रहते हैं। और एक और व्यक्ति हैं फ्रेडरिक एंगल्स, इनका समय काल है 1820 to 1895। तो इन्होंने इस दिशा में एक नए तर्क पेश किए। ठीक है, कई नए तर्क पेश किए इस दिशा में। मार्क्स का विचार था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क करके रखिए। जो मार्क्स है, मार्क्स का जो विचार है उसको आपको मार्क करके ही रखना होगा। ठीक है, जो मार्क्स का विचार था वो ये था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। ठीक है, औद्योगिक जो समाज है वो पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इस तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा जिसमें सारी संपत्ति पूरे समाज का यानी संपत्ति पर सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी समाज या फिर कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। मार्क्स को लगता था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी और उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। तो इस तरह की चीजें मार्क्स बताते हैं और इसी को मार्क्सिज्म कहा गया उस समय में। और अभी जो मार्क्सिज्म है वो उसका जो आइडियोलॉजी है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, समय के साथ ये चीजें चेंज होते रहती है। तो उस समय कम्युनिस्ट लोग जो थे वो इस तरह की विचारधारा रखते थे। ठीक है, यहाँ देखिए,
समाजवाद के लिए समर्थन, समाजवाद के लिए समर्थन किस तरह का था उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे और अपने प्रयास में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से अंतर्राष्ट्रीय सभा भी बना ली थी। ठीक है, यहाँ पे इसको आपको पॉइंट आउट करना पड़ेगा, क्या बनाई थी समाजवादियों ने? द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। ठीक है, अब देखिए, इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थिति में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया था। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किए और काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी SPD के साथ इन संगठनों के काफी गहरे रिश्ते थे और संसदीय चुनावों में वे पार्टी की मदद भी करते थे। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। ठीक है, तो देखिए समाजवादी किस तरह से फैलते जा रहे हैं और किस तरह से पार्टी बनाते जा रहे हैं वो देखिए। जर्मनी में कौन सी पार्टी बनती है? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? SPD। ठीक है, और 1905 में कहा ब्रिटेन में कौन सी पार्टी बनती है? यहाँ पर देखिए, समाजवादी और ट्रेड यूनियन वाले जो लोग थे आंदोलनकारी, वे लोग पार्टी बनाते हैं जिसका नाम है लेबर पार्टी। ठीक है, ये है लेबर पार्टी, और यही जब सत्ता में आती है तो भारत को आज़ादी मिलती है, ये भी याद रखना है हम लोग को। ठीक है, हालांकि ये चीज़ें हमने पहले पढ़ रखी है। आगे पढ़ते हैं। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसी ही एक पार्टी का गठन किया गया। फ्रांस में किस पार्टी का गठन किया गया? समाजवाद के उदय के समय तो सोशलिस्ट पार्टी के नाम से इस पार्टी का गठन हुआ। कहाँ पर? फ्रांस में हुआ। लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए थे। सब जगह सिर्फ पार्टी बनाया करते थे, ये लोग पार्टी बनाए थे, लेकिन अभी तक 1914 तक ये लोग कहीं पर भी सरकार नहीं बना पाए थे। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे और उन्होंने कानून बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई। मतलब संसदीय जो चुनाव होते थे उसमें जीतते थे और बड़ी संख्या में इन्होंने नियम कानून भी बनाए, लेकिन अभी तक जीते नहीं थे कहीं पे। ठीक है, रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकलों का ही दबदबा सब जगह बना रहा अभी तक। ठीक है, तो इस तरह की स्थिति थी और इस स्थिति में हम इन परिस्थितियों में रूसी क्रांति को देखते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरे वैश्विक लेवल पे इन क्रांतियों से जो विचारधारा निकल करके आई वो चर्चा का पॉइंट बन गई, केंद्र बिंदु बन गई। ठीक है, और उन चर्चाओं से लोग जागरूक होने लगे और इन जो टर्म निकल करके आया इन क्रांतियों से, उसका पूरे विश्व में प्रभाव पड़ा। ठीक है, इसलिए इन क्रांतियों का जो प्रभाव है वो वैश्विक प्रभाव है। ठीक है, जैसे कि क्रांति अगर फ्रांस में हुई तो सिर्फ फ्रांस में ही क्रांति नहीं हुई, इस क्रांति के वजह से पूरे विश्व में इसका प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने सामाजिक परिवर्तन का युग ये किस तरह से था, किस तरह से समाजवाद यहाँ पे फैल रहा था, उदारवादी, रेडिकलवादी और मार्क्सवादी अपनी अपनी विचारधारा किस तरह से प्रस्तुत कर रहे थे, अलग अलग पार्टियां किस तरह से बन रही थी यूरोप में इस समय में, उसको हमने पढ़ा। तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है और हम इस वीडियो में यूरोप में समाजवाद किस तरह से आया उसको समझे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि रूस में क्रांति किस तरह से हुई और रूसी क्रांति की सभी बातों को जानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के और भी वीडियोज़ अगर आप हमारे चैनल में देखना चाहते हैं तो क्लास 8 NCERT, क्लास 7 NCERT, क्लास 6 NCERT हिस्ट्री हमने बना रखा है और जल्दी ही हम लोग ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी के वीडियोस अपने चैनल में लाने वाले हैं। तो फटाफट से आप हमारे चैनल प्रवीण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं इसी तरह के और भी वीडियोस में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।